अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी वाली रात जब मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी के साथ 14 साल लड़की बैठी हुई थी। कहने लगी कि हम दोनों बहनें यतीम हैं और ये मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ सोएगी और वो दिन रात मेरी बीवी के साथ चिपकी रहती। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक दिन तंग आकर आधी रात को बीवी और इसकी बहन को कमरे में बंद करके सुबह काम पर चला गया और जब वापस पर आकर दरवाजा खोला तो इसकी 14 साल बहन पर नजर पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि वो तो बीवी का। मैंने एक यतीम लड़की से शादी की, इसके एक 14 साल बहन भी थी। बीवी के साथ इसकी बहन भी रुखसत होकर आ गई थी, लेकिन इसकी बहन सारा दिन मेरी बीवी के साथ चिपकी रहती। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आता क्योंकि वो रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। मैंने बीवी पर गुस्सा किया और जब रात इसकी बहन कमरे में आई तो जबरदस्ती इसे दूसरे कमरे में बंद कराया और फिर कमरे में वापस लौटा तो जान निकल गई। मेरी बीवी की बहन बड़ी अजीबो गरीब सी थी। वो हर वक्त डरी सहमी सी रहती और अपनी बहन के साथ चिपकी रहती। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोच लिया था कि इससे तो जान छुड़वा कर ही रहूंगा। एक दिन मैंने अपनी बीवी से छुपकर इसकी बहन को एक तन्हा कमरे में बंद कर दिया और जब वहां पहुंचा तो तंग रह गया, क्योंकि वहां तो मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो गुस्सा था। मैंने मुंह दिखाई का कीमती तोहफा तो खरीदा ही था, लेकिन एक प्यार भरा तोहफा भी लाया था। मैं गजरे खरीद लाया था क्योंकि जानता था कि लड़कियां इस किस्म के तारीफ पाकर खुश हो जाती हैं। मैंने जो ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो हैरान रह गया था। सामने का मंजर बड़ा हौलनाक सा था। मेरी बीवी की 14 साल बहन इसके साथ चिपक कर बैठी थी और मुसलसल रोती चली जा रही थी। ये रोना कोई आम वाला रोना नहीं था, वो तो बाकायदा तौर पर बीन डालकर रो रही थी। मुझे देखकर मेरी एमन परेशान हो गई थी, इसलिए अपनी बहन को डांट कर खामोशी करवाया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, एमन क्या हुआ? इस बच्ची को तबीयत तो ठीक है ना इसकी? एमन बोली, जी ठीक है, ये बस ये सोच कर परेशान हो गई है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो इसका क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैंने आगे बढ़कर आयशा के सर पर दस्ते शफकत रख दिया था और बोला कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम एमन की बहन हो तो मेरी भी बहन हो। तुम इसी घर में रहोगी हमारे साथ। एमन, तुमने ये बात आयशा को नहीं बताई थी क्या? वो बोली, उस्मान मैं इसको बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसलिए ये बातें इसको फिलहाल समझ नहीं आ रही। वक्त गुजरेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया तो मैं ये डरते डरते बोली, उस्मान एक बात कहूँ? मैं मुस्कुरा कर बोला, एमन तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी बात सुनकर मैं एकदम ही बदमजा हो गया था। एक ही दम बदमजा हो गया था। वो बोली, उस्मान आयशा को अपने साथ सुला लूं जब तक ये संभल नहीं चाहती। ये मेरी सास सोच आया करें, ये अम्मा अब्बा की वफात के बाद बड़ी एहसास हो गई है। जरा जरा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी है, मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर खाती रहूंगी। मैं एमन की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है एमन, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। एमन उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप घर में किसी को भी इल्म ना होने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, जल्द ही इस घर से मानूस हो जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुरा कर बोला, एमन तुम्हें तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। वैसे भी कल तक मेहमान वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं डरी सहमी सी आयशा पर नजर डालकर बाहर निकल गया था। मैं एमन को तसल्ली तो दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता। मेरे जहन में बार बार यही आ रहा था कि क्या आयशा यूं ही हमेशा मेरी खुशियों के दरमियान हाइल रहेगी? मैंने नेकी करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, मगर मैंने बड़ी कोशिशों से अपने जहन से तमाम मनफी ख्यालात को झटक दिया था। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो गवारा नहीं करते इनसे मानूस शख्स किसी और के साथ बात भी करे। इसलिए मैं आयशा का भरपूर ख्याल रखने लगा था। वो बड़ी मासूम सी डरी सहमी सी लड़की थी। इस किस्म के बच्चों पर तो वैसे भी मुझे बड़ा तरस आता था। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता था कि न जाने इसने अपनी गुज़श्ता जिंदगी में क्या कुछ सहा है जो वो ऐसी हो गई है। आयशा के मुकाबले में एमन की शख्सियत
शख्सियत बड़ी जानदार सी थी। वो इत्मीनान से भरपूर थी, जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुस्कुरा कर मुकाबला करती थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मगर एमन अभी भी आयशा के साथ ही सोती थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। मैं कुछ दिन ठहर कर आयशा के लिए एक बस्ता ले आया था। किताबें तो वो लाया नहीं था, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि वो किस क्लास की तुलबा है। एमन मैं घर पहुंचा तो घर के काम काज में मसरूफ थी, जबकि आयशा चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैंने बाआवाज बुलंद सलाम किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर आयशा के पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। एमन की नजर मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर इस तरह फैला हुआ था। मैंने इसे नजरअंदाज किया और आयशा से मुखातिब हुआ और बोला, आयशा देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। आयशा मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान था कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है, वो हरदम खुद को यूं छुपाकर क्यों रखती है। मगर मैं ये नहीं जानता था कि जब मेरी इस क्यों के जवाबात मिलेंगे तो मुझे खुद की तरह बड़ा धचका लगेगा। मेरी सारी शख्सियत हिलकर रह जाएगी। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, आयशा बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मेरी आवाज सुन के आयशा की बीन बुलंद होने लगी थी। मैंने सवालिया नजरों से एमन की जानिब देखा तो मुझे बड़े गुस्से में लगी थी। वो बोली, उस्मान आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे शोहर है, मगर आयशा के लिए तो गैर महरम है, इसलिए आप इसे मुखातिब ना किया करें। मुझे एमन की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो आयशा को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, मगर एमन का रवैया बड़ा परेशान कुन था। मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोला, एमन अगर महरम और ना महरम का तुम्हें इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को एक ना महरम के घर अपने साथ लाई ही क्यों हो। इतना कहकर मैं दरवाजा जोर से बंद करके घर से बाहर चला गया था। बाहर निकल के मैं सड़कों की खाक छानता रहा। मुझे रह रहकर अपनी सख्त रवैये पर शर्मिंदगी हो रही थी। आयशा मुझ पर जबरदस्ती तो मुसल्लत नहीं की गई थी। जो मैं यूं एमन को ताने देने लगा था, वो तो मेरी मुकम्मल रजामंदी से मेरे घर आई थी। घर में हम फकत 3 लोग ही तो थे। इससे कबल मेरे घर पर खामोशी और सुनाटों का राज था। मेरी वालदा का इंतकाल 2 बरस पहले हुआ था। इनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में ला खड़ा किया था। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर काम करने की हामी नहीं भरती थी। अब एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि इनके जानने वालों में एक यतीम लड़की है जो जहेज में सिर्फ सवाब लाएगी। मैं हैरान हो गया और बोला, किस किस्म का सवाब। इसने बताया कि एमन की एक 14 उम्र बहन इसी के साथ रुखसत होकर घर आएगी। तुम इसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वो तुम्हें सवाब की सूरत में अगले जाम में मिल जाएगा। फिर लड़कियों के जवान होते हुए देर ही कितनी लगती है, इसकी शादी करके रुखसत कर देना। मैंने खुले दिल के साथ हामी भर ली थी, क्योंकि मैं अल्लाह के फजल से इतना कमाता था कि बआसानी इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि आयशा तो अजीब ही किस्म की बच्ची होगी। वो तो मेरे गले की हड्डी बन जाएगी, जो मुझसे ना अगली जा सकेगी और ना ही निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं चंद रोज मजीद सब्र से काम लेकर देखता हूँ कि आयशा का रवैया ठीक होता है या नहीं, फिर ही मैं किसी किस्म के नतीजे पर पहुंचूंगा। मैं रात गई घर लौटने लगा तो होटल से खाना भी ले गया था। मैं जानता था कि एमन मुझसे सख्त खफा हो गई। मैं इसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजों पे खड़ा था जब मेरे कानों में आयशा की आवाज गूंजी थी। वो कह रही थी, एमन क्या अब तुम्हें तलाक हो जाएगी तो मेरे साथ वापस चली जाओगी, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त ही नहीं करना पड़ेगा। एमन एकदम गुस्से से बोली थी, अपनी बकवास बंद करो आयशा। आयशा की हंसी की आवाज आई थी और वो फिर बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस शोहर नहीं है, अब तो मुझे मेरी हकीकी नाम से पुकारो। मैं आयशा की बात सुनकर हैरान रह गया था। आयशा का कोई और नाम भी था जो मुझसे छुपाया गया था, लेकिन क्यों मेरे दिमाग में इतने क्यों जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हो गया। एमन की नजर मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आई और बोली, उस्मान आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में घुलती जा रही थी। मैं ये देखकर खुश हो गया था कि एमन के चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान तक ना था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि आयशा एक बार फिर से रोने लगी थी। वो बोली, एमन तुम इसके साथ बात मत करो,
ये मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा शौहर गंदा है। एमन ने मुझे शक की नजरों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों आयशा बच्चे, मैं क्यों आपको घूरने लगा? एमन बोली, उस्मान, मैंने कहा भी था कि आप मेरी बहन को मुखातिब मत किया करें। इतना कहकर वो आयशा को हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई और मैं सहन में अपना समूह लेकर खड़ा रह गया था। लेकिन अब मेरी 14 तबक रोशन हो चुके थे। कुछ ना को तो गड़बड़ जरूर थी। मैं तो इन सबको आयशा का बचपना समझे बैठा था, मगर यहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि एमन पर सख्ती करूंगा तो वो खुद ही अपना राज खोल देगी। सुबह एमन मामूल के मुताबिक नाश्ता बना रही थी जब अचानक रुक कर बोली, उस्मान, आप आयशा के लिए स्कूल का बस्ता क्यों लेकर आए थे? मैं एमन के कल वाले रवैये की वजह से गमज़दा था, इसलिए मुख्तसर जवाब दिया और कहा, मैं चाहता था कि आयशा अपनी तालीम जारी रखे। एमन हंसी और बोली, कौन सी तालीम? आयशा ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। इसे तालीम का शौक नहीं था, इसलिए हमने इसे स्कूल में दाखिल ही नहीं करवाया था। मुझे एमन की बात अच्छी नहीं लगी, मगर चूंकि मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब था, इसलिए मैं किसी किस्म की बहस व मुबाहिसा में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपना खाना खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, मगर आयशा का वजूद मुझे खटक रहा था। इसकी अजीबोगरीब हरकतें मुझे देखते ही रोने लगी। फिर मेरी और एमन की तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? आयशा कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी, वो पूरे 14 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार और सुलझी हुई होती हैं। यकीनन यहाँ मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में भी आयशा ने मुझे जिच करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मैं एमन से बात करने लगा तो वो उसको हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई। एमन थोड़ी देर बाद कमरे से निकल कर बोली, उस्मान, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएं तो हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगी। आयशा जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू डाल कर बोला, ठीक है आयशा, बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। एमन के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वो बोली, उस्मान, आपको तो पता है कि आयशा कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी माजरत कबूल कर लें। एमन इतना कहकर कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने आप से बाहर हो गया था। मैं खुद पर काबू ना पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। एमन की आवाज आ रही थी, वो आयशा को कोसने दे रही थी। कह रही थी, आयशा, काश अम्मी अबू के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी तो जहन्नुम ना बनती। न जाने तुम मेरी इस गुनाह की सजा हो। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया था और आयशा को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया था। एमन बुखला गई थी। वो मेरे पीछे भागी और बोली, उस्मान, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरी बहन को, आप अपने होश में तो हैं। मगर सच्ची बात तो ये थी कि मैं हरगिज अपने होश में ना था। अगर होश में होता तो ये सब करता। मैंने आयशा को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और एमन का हाथ पकड़ के इसे अपने कमरे में ले आया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? एमन का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो मुसलसल रोती चली जा रही थी। वो बोली, आपको अल्लाह का वास्ता है उस्मान, मेरी बहन को छोड़ दें। वो बहुत एहसास है, वो डर से मर जाएगी। वो एक रात तो क्या, एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर कर बोला, क्यों? आजकल की तो छोटी छोटी बच्चे भी अपनी माँ के बगैर रह लेते हैं। ये किस किस्म का बहनचारा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई है? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। मैंने एमन को घूर कर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर इसके रोने में और तेजी आने लगी थी। मैं एमन के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी लगाकर अपने कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया था ताकि एमन और आयशा का शोर थम जाए। मगर वो दोनों बहनें इस जोर से दरवाजा पीट रही थी, ऐसा लगता था कि वो दरवाजा ही तोड़ देंगी। कई घंटे ये सब कुछ चलता रहा, मगर फिर फजर की अजान होने से कुछ देर कबल दोनों कमरों में खामोशी छा गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और आयशा के कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं इससे माफी मांग कर एमन के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरे कदम जंजीर हो गए थे, क्योंकि वहां तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो मुझे देखकर
सहम गया और फिर से रोने लगा था। मैंने इसे झिड़क दिया और बोला, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? आयशा कहाँ गई? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मैं बोला, नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचने लगा? वो लड़का मेरी बात से मुतमईन हो गया और सोफे पर बैठ गया। इसके चेहरे पर बड़ा कुर्ब था। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर यूं सोग बनाया गया था जैसे मैं पैदा नहीं हुआ, फोत हुआ हूँ। मैं जब बड़ा हुआ तो अपने इर्द गिर्द बड़ा जुल्म देखा था। मेरे अब्बा अम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मार मार कर नीलो नील कर देता था और मेरी तरफ इशारा करके कहता था, मेरे लिए ये तो काबिल कबूल होता कि तू बांझ होती, मगर ये तूने क्या गजब कर दिया। मैं अब्बा की फटकार सुनकर आईने के सामने जा खड़ा हो जाता तो एमन कहती, अब्बा की बातों पर ध्यान ना दिया करो, तू तो बहुत प्यारा है, लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती? मैं एमन से पैसे मांगता तो वो 2 रुपए का नोट थमा देती थी। मैं भाग कर दुकान जाता और अम्मी के लिए अपनी पसंद की टॉफी ले आता। मैं वो टॉफी अम्मी के मुंह में डाल कर कहता, अम्मी गोली खा लो, आराम आ जाएगा। अम्मी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं नन्हा सा था, मेरी हम उम्र लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा खेल में दिल नहीं लगता था। मैं सारा दिन घर में रहकर अम्मी का पहरा दिया करता था कि अब्बा कहीं अम्मी को फिर से ना मारने लगे, लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे रोज अम्मी नीलो नील हुई होती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से अम्मी को दुबाता था कि इन्हें आराम आ जाए, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को लबों से लगाकर चूमती जाती और रोती जाती। अम्मी कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। मेरा जिगर छलनी छलनी हो जाता है। अम्मी की कमेटी निकली तो वो बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और गेंद बल्ला ले आई थी। अम्मी कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ था। मैं अम्मी के हाथ चूमता रहता था, फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहता था। अम्मी मुझे देखकर हंस कर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेल लो, कल से नहीं खेलने दूंगी धूप में। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर गीले कपड़ों से इसे साफ भी करता रहा था कि कहीं मैला ना हो जाए, मेरा नया साइकिल कहीं पुराना ना हो जाए। शाम में अब्बा घर आए तो मैं साइकिल पर झूले ले रहा था। अब्बा बोले, इस कमबख्त को ये साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी के वार कर करके इस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 8 साल की हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गई हो, अब तो माँ हर बात कर सकती है। तो मैंने असबाब में सर हिला दिया था। अम्मी बोली, बेटा तुम्हारी आपी का नाम क्या है? मैं बोला, एमन। अम्मी बोली, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं खामोश हो गया, कानों में साए होने लगी। मैं बोली, अम्मी अब्बा मुझे कमबख्त कहते हैं और तू चंदा कहती है, इन दोनों में से मेरा क्या नाम है? अम्मी की आंखें हर दम छलकने को तैयार रहती थी। आज भी पानी बरसने लगा था। अम्मी बोली, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है मेरी जान। 8 बरस हो गए हैं तेरी पैदाइश को, मगर मैं अब तक यही फैसला नहीं कर पाई कि तुम्हारा नाम क्या रखूं, लड़कियों वाला नाम रखूं या लड़कों वाला। मैं माथे पर बल डाल कर बोला, क्यों अम्मी, लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है मेरा? मैं तो लड़का हूं ना। इस अम्मी ने नफी में सर हिला दिया तो मैं हैरान हो गया था। अम्मी बोली, तू ना लड़का है और ना ही लड़की है, तू ख्वाजा सिरा है, तीसरी जिन्स है तेरी। मैं 8 साल का बच्चा इन बातों को ना समझ पाया था। अम्मी बोली, मगर मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम आयशा रखती हूँ। तुम हर वक्त सर पर दुपट्टा लेकर रखोगी और घर की 4 दीवारी में रहोगी तो महफूज रहोगी। मैं अम्मी से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। अम्मी बोली, मेरे पास मोहलत नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने दरख्त की छांव कर देती, तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद पर झेल लेती, लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए अम्मी से लिपट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी आप साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर मैं सो गया तो अम्मी मुझे एमन के पास लिटाकर चली गई। सुबह मेरी आंख चीखवा पुकार के साथ खुली थी। एमन बीन करके रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो अम्मी सोई हुई थी। एमन मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, अम्मी चली गई। मैंने एमन के सर पर चपत मारी और बोला, आहिस्ता बोलो, अम्मी सो रही हैं, उठ
बेहोश जाएंगी। फिर एमन मुझे कमरे में लेकर और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू आयशा है, अम्मी की बात याद है ना? मैंने सर हिला दिया था। मैं 2 रुपए लेकर दुकान पर गया और अम्मी की टॉफी ले आया। मैं वो टॉफी जेब में लेकर घूमता रहा मगर अम्मी उठती ही नहीं थी। सारे मोहल्ले की औरतें भी आ गई थी। फिर अम्मी को सफेद लिबास पहना दिया गया और चारपाई पे डालकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी अम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, मैंने तो इनके लिए टॉफी ले रखी है। मैं छोटा था इसलिए किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। मैं आदमियों की टांगे पकड़ पकड़ के बोलता रहा कि अम्मा को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, इन्हें भूख लगी होगी। वो टॉफी मेरी जेब में ही रह गई मगर अम्मी ना लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा मगर किसी ने मेरी ना सुनी। फिर एक दिन अब्बा भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी अब्बा जैसी ही जालिम थी, बड़ा मारती थी मुझे। अक्सर कहा करती थी मैं तुझे बेच दूंगी, गुरु ले जाएगा तुझे। तभी एमन मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा था आप जितना। वो मुझे कहता था कि तुम खुसरा हो, नाच कर दिखाओ। फिर ऐसा चाची बड़ा हंसते थे, मैं डर जाती थी। एमन मुझे बताती थी फिर इसकी शादी हो गई आपके साथ। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे गुरु के पास ना बेच दो। एमन कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर जड़ पकड़े बैठा है। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया, अब बताएं मुझे अकेला कमरे में तो बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की जानिब भागा और एमन के कमरे का दरवाजा खोल दिया। इसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी मगर बोली, माफी किस बात की? आपने तो हम बेसहाराओं को सहारा दिया है। फिर मैं और एमन आयशा को नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। इसके दिमाग से बचपन का ड्रामा निकालना बड़ा कठिन था। मैंने इसकी तालीम भी शुरू करवा दी थी। मैं और एमन खुशगवार जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। आयशा भी जिंदगी की जानिब लौट रही है और मैंने खुद से अहद किया है कि इसका मुस्तकबिल रोशन बनाकर ही दम लूंगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।